मित्रों नमस्कार। 3 विषयों के बारे में आपसे बात करनी है, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। सरकार ने पैनिक में एफडीआई के बारे में कुछ फैसले लिए हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इतनी गंभीर चिंताजनक स्थिति में है कि इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। These panic decisions taken are not going to impact the Indian economy, which is indeed in a terminal stage. The story of India has come under serious cloud under Srimati Sonia Gandhi and Shri Manmohan Singh. कुछ मुझे सवाल उठाने हैं इसके बारे में। टेलीकॉम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आपने 74% से 100% कर दिया है। 74% इन्वेस्टमेंट एक डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर 74% पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो 100% पर भी कैसे आएगा? The BJP would like to know that if Indian telecom sector is not able to attract foreign investment at 74%, how will it fare any better at 100%? And the second important question is, if the Indian telecom industry is in a very serious crisis, why should foreign investment come in the telecom sector? What is the reply of this? सबसे बड़ा सवाल यह है जिसका भारत सरकार उत्तर नहीं देती कि अगर हिंदुस्तानी इस देश में रुपया नहीं लगा रहे हैं तो विदेशी डॉलर और पाउंड क्यों लगाएगा? This fundamental question is not being answered by the government of India. And why it is not happening? For 3 clear reasons. There is corruption, there is crisis of credibility, lack of transparency, and complete state of uncertainty. एक फिल्म आई थी, कुछ भी हो सकता है। तो आज देश की अर्थव्यवस्था में कभी कुछ भी हो सकता है। और भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जो गंभीर चुनौतियां आंतरिक हैं उसके बारे में विचार नहीं कर रही है। The government of India is not able to introspect upon the serious internal challenges which have afflicted Indian economy. Lack of transparency, massive corruption, stinking corruption, ad hocism, a state of uncertainty completely, and don't know what will happen when. इंश्योरेंस सेक्टर में जो आपने 26% को 49% किया है, इसका क्या मतलब है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी बिल पार्लियामेंट में है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मैं स्वयं फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। एक विस्तार से चर्चा करने के बाद सहमति बनी थी। कांग्रेस के लोग भी 26% के पक्ष में थे। संसद में चर्चा करने के बाद सहमति बनी थी, आपको मालूम है। What suddenly happens? Why this panic reaction? Mr. Chidambaram, should we presume that this sudden decision is a fallout of your recent visit to Washington, where you were seriously reprimanded by the investors community?
Is it the fallout of a complete failure of a road show in Japan? हम ये बातें उठाना चाहेंगे। एकाएक कई विषय जो कैबिनेट के हैं उसको 5 मंत्री बैठकर तय करते हैं अचानक, क्या मतलब है इसका? एक बात मैंने अपने कुछ दिन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने उठाई थी। Why is the government making our economy only FDI driven? Why Indians are not investing in India? मैंने बताया था कि सेविंग्स इज गोइंग डाउन, इंडियन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग डाउन। ये चर्चा मैंने की थी आपसे। आज जो एफडीआई का इतना राग अलापा जा रहा है, तो हमें भारत सरकार से 2 सवाल करने। पिछले वर्ष आपने एफडीआई रिटेल को बहुत कस के प्रचारित किया था। लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कृषि व्यवस्था में क्रांति के लिए रिटेल में एफडीआई जरूरी है। उनके मंत्रियों ने लंबी लंबी बातें कही थी, आपको मालूम होगा। द कांग्रेस मिनिस्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट almost ignored the concerns of the state government and without any consultation said, no, this is in India's interest. It would revolutionize Indian agriculture, retail storage, warehouse and distribution. आपको मालूम है बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई थी। आज जब लगभग 8-10 महीना लगभग हो गया है, तो भाजपा की ओर से हमें एक सीधा सवाल पूछना है। एफडीआई रिटेल में कितना इन्वेस्टमेंट आया? The BJP would like to know from this government as to what exact investment has come in India in FDI and retail. जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी ठोस प्रस्ताव नहीं आया है जो कंक्रीटाइज हुआ है। आपने एविएशन सेक्टर को खोला, उसमें सिर्फ एक प्रस्ताव आया। वो भी प्रस्ताव ऐसा है जो भारत के हितों पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है। जेट एतिहाद डील, आपको पता है उसकी चर्चा हो चुकी है, प्रवक्ताओं ने आपसे की है। तो भारत सरकार के पास क्या हम यह सवाल करें कि एफडीआई के अलावा भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा है क्या? हम यह सवाल उठाना चाहते हैं। Is the government of India has ran out of all options as far as management of Indian economy is concerned, except FDI? We are told that Dr. Manmohan Singh is a great economist. We are told that Mr. Chidambaram is a very seasoned finance minister, having the longest term as the finance minister of India. अब भारत के चुनाव में मुश्किल से 9-10 महीने बचे हैं। अगर आप 9.25 साल में कुछ नहीं कर सके, तो आप 6-7 महीने में कुछ नहीं करने वाले। If Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi led government could not do anything to revive, strengthen the Indian economy in the most 9.5 years nearly, I'm sure they are not going to do anything in the coming 6 months. Why? This serious why is not being asked by them. क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका गंभीर सवाल वो नहीं पूछ पा रहे हैं। और गंभीर सवाल यह है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का अभाव, साख का अभाव। क्योंकि यहां अनिश्चितता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां तदर्थवाद है। There is corruption, there is malgovernance, there is ad hocism. The left hand doesn't know what the right hand is doing. आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, याद करिए। एक दिन बहुत चर्चा आई थी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज बिकमिंग ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, और प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, थिंग्स शैल बी एक्सपेडाइटेड ऑन ए वॉर फुटिंग। पता नहीं अभी तक कितना क्लियरेंस हुआ है, मुझे पता नहीं है। मित्रों, भारत के आर्थिक सच्चाई क्या है?
सब कुछ घट रहा है, सिर्फ दो चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई और फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट. द पैरामीटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज दैट एवरीथिंग इज गोइंग डाउन and what is rising is just two: inflation and fiscal and current account deficit. And BJP's charge today is that Indian economy today is akin to 1991 status. ये भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है, और ये अर्थव्यवस्था एक ऐसे प्रधानमंत्री के अगुवाई में हो रही है जिनको एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता है. तो जो बात नरेंद्र भाई जी ने बड़े सटीक तरीके से कहा था कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री हो जाता है, और कल के जो निर्णय लिए गए हैं वो इसका प्रमाण है. मैं आपको कुछ आंकड़े देके विषय खत्म करूंगा कि जहां तक द टोटल इन्फ्लेशन इज नाउ रिटेल 9.4%. सरकार कभी रिटेल इन्फ्लेशन नहीं बता रही है. होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिल्ली में इतनी सब्जी महंगी है, टमाटर महंगा है, सब कुछ महंगा है, प्याज महंगा है, इसकी चर्चा वो नहीं करती. और फ्यूल प्राइस के बढ़ने के बाद ये और बढ़ने जा रहा है. आप जान लीजिए कि एक्सपोर्ट जो है वो 4.6% हो गया है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज कम डाउन फ्रॉम 2.3% टू 1.9%. ये लास्ट अप्रैल की जो स्टैटिस्टिक्स है जो आई है ऑफिशियली, मैं बता रहा हूं आपको. तो औद्योगिक विकास डाउन है, आयात निर्यात डाउन है, और बाकी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करता नहीं. लेकिन चूंकि मैं आज आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहा हूं तो मुझे आपसे एक सवाल करना है. इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं है, चाहे वामपंथी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेसी हो या रीजनल पार्टी हो. वहां एफडीआई पर भी बहुत डिस्प्यूट नहीं है. जो टेलीकॉम का हुआ इसको अलग से देखने की जरूरत है. लेकिन क्या कारण है कि राजनीतिक सहमति के बावजूद देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोलैप्सिंग स्टेज में है? मैं बताता हूं. पावर सेक्टर, 68% ऑफ इंडियाज पावर नीड इज थर्मल बेस्ड. आपको मालूम है पावर सेक्टर इसलिए परेशानी में है क्योंकि कोयला घोटाला है. टेलीकॉम सेक्टर बिकॉज 2G है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. थर्ड, रोड सेक्टर, नेशनल हाईवे, अगेन द सेम प्रॉब्लम. CBI रेड्स इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी में कोई चीफ 6 महीने से अधिक ठहरता नहीं है. एडहॉकिज्म इन रैम्पेंट. एंड थर्डली इज द रियल एस्टेट सेक्टर, जहां इन्वेस्टमेंट होता है, नौकरी मिलती है, जहां पर आपके सीमेंट, स्टील, क्योंकि रियल एस्टेट में घपले हो रहे हैं, फेवरिटिज्म हो रहा है, और एक बड़े परिवार से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्ति के लिए नियमों को कितना तोड़ा गया इसकी चर्चा हम कर चुके हैं. Therefore, all the 4 major areas of infrastructure are today under terminal stage. एक बात मैंने एक आर्थिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कही थी, The only link between good economy and good politics is good governance.